तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं आर्क ब्लो के बारे में। ठीक है, आर्क ब्लो क्या है? तो आर्क ब्लो एक तरह का जो है वेल्डिंग डिफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ये कैसे होता है? तो आर्क ब्लो कहते हैं कि जैसे हम लोग पोलैरिटी होती है कि हम लोग एक पोल से, एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होती है। तो पॉजिटिव पोल से हम लोग या तो इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं या वर्क पीस को जोड़ते हैं, और या फिर हम लोग उल्टा भी, मतलब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ दिए, वर्क पीस को पॉजिटिव से जोड़ दिए। तो ये पोलैरिटी जो होती है उसके कारण भी आर्क ब्लो होता है। तो इसके आर्क ब्लो का जो सबसे मेन कारण है वो है मैग्नेटिक लाइंस का फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं कि जैसे जब हमारा करंट जो फ्लो करता है किसी वायर से, या फिर जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है उसमें भी करंट होती है, तो वहां पर मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म होता है ना। तो अब जब हमारा यहाँ पर फिगर के द्वारा हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रोड है ना, और ये क्या है? हमारा वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। अब है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए वेल्डिंग करने के लिए। तो जब हमारा इलेक्ट्रोड मान लेते हैं कि बीच में होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है इसके सेंटर पार्ट में, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पोलैरिटी होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? मैग्नेटिक लाइंस डेवलप करता है, और ये मैग्नेटिक लाइंस जो है पूरे मतलब वर्क पीस के ऊपर होती है। तो जब इलेक्ट्रोड यहाँ पर सेंटर में होता है, मेटल के बीच में होती है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो आर्क का जनरेशन है, जो आर्क यहाँ जनरेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है इस आर्क को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। तो अब ये है कि अगर ये सेंट्रल पार्ट में है, तो मैग्नेटिक लाइन जितना फोर्स से इधर की ओर खींचेगा उतना ही फोर्स से ये इधर की ओर खींचेगा। तो दोनों फोर्स क्या होगा? बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस रहेगा तो यहाँ पर आर्क जो होगा वो क्या होगा? पूरी तरह से स्टेबल होगा, है ना। ये स्टेबिलिटी होगी, ये वेल्डिंग करते जाएगा। लेकिन जब ये आर्क हमारा मेटल प्लेट के इंड पे पहुंचता है यहाँ पर, तो फिर क्या हो गया कि अब मैग्नेटिक लाइंस तो ये प्लेट में है, तो ये इधर अब ये इंड पॉइंट पे पहुंच गया, तो इधर तो जो है सब कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस नहीं रहने के कारण ये इधर की मैग्नेटिक लाइंस जो है आर्क को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है ना। यहाँ पर आर्क जो है पूरी तरह स्ट्रेट नहीं रह पाती है, तो आर्क को ये पुल कर लिया। तो मतलब यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रोड इंड पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस आर्क को यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैग्नेटिक लाइंस इसको क्या कर लिया? आर्क को अपनी ओर खींच लिया। इस कारण से इंड पॉइंट पर जो है आर्क जो है थोड़ी ज्यादा देर ठहर जाता है। मतलब यहाँ पर ज्यादा देर देर ठहर जाने के कारण यहाँ पर मेटल का क्या होता है? डिपोजिशन हो जाती है, मतलब ये पूरा स्पैटर करने लगता है इसमें, है ना। इंड पॉइंट पर स्पैटर होने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं आर्क ब्लो। ठीक है, आर्क का ब्लो हो जाना। तो आर्क ब्लो का मेन कारण क्या है? तो मैग्नेटिक लाइंस है। और ये कहाँ पे होता है? तो हमेशा जो है इंड पॉइंट पे, जब हम लोग यहाँ से वेल्डिंग करते हुए जाते हैं, तो जब इंड पॉइंट पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग में भी यहाँ पर आर्क जैसे ही डेवलप होगा, मैग्नेटिक लाइंस डेवलप कर जाता है प्लेट के अंदर। और चूंकि इधर तो कोई प्लेट अब अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ से स्टार्टे हुआ है, तो आर्क को ये मैग्नेटिक लाइन अपनी ओर खींच लेता है। तो इसका इंड पर वो, मतलब आर्क ब्लो के कारण जो वेल्डिंग मतलब अच्छा से नहीं हो पाता है, वहां पर स्पैटर हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को आर्क ब्लो कहते हैं। अब ये इस आर्क ब्लो को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो आर्क ब्लो को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक मेटल प्लेट लाते हैं, और उसको हम लोग जो हमारा बेस मेटल प्लेट है, वर्क प्लेट है, उसके नजदीक जो है हम लोग जा करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे ही यहाँ पर आर्क स्टार्ट होगा, तो मैग्नेटिक लाइन तो इस प्लेट में तो डेवलप करेगा ही,
और ये जो हम अलग से प्लेट लगा लाए हैं इसके नजदीक में, इसमें भी ये क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ का मैग्नेटिक लाइन इस आर्क को इधर की ओर ड्रॉ करेगा और इस वर्क प्लेट का जो मैग्नेटिक लाइंस है वो आर्क को अपनी ओर ड्रॉ करेगा। तो फिर यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स बैलेंस हो गया, तो आर्क जो है वो इस तरह से टेढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पर जो स्पैटर जैसा प्रॉब्लम है ये नहीं होगा। सिमिलरली जब ऐसे इसके इंड पॉइंट तक अगर हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो इंड पॉइंट पे भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लेट जो है अलग से, जो कि हमारा वेल्डिंग का हिस्सा नहीं है, बस आर्क ब्लो ना हो इसके लिए हम एक और मेटल प्लेट इसके इंड पॉइंट के नजदीक ला के सिर्फ रख देते हैं। तो फिर वही होगा कि जब वेल्डिंग होते होते ये इलेक्ट्रोड इंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसमें भी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो डेवलप कर जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अभी अभी ये जो मैग्नेटिक लाइंस था वो आर्क को अपनी ओर खींच रहा था, अब इधर भी मैग्नेटिक लाइंस डेवलप होने के कारण ये भी आर्क को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस कारण से क्या होगा, दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो गया तो फिर ये आर्क जो है पूरी के पूरी स्ट्रेट ही रह जाएगी और यहाँ पर जो स्पैटर जैसा प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं आर्क ब्लो। ये आर्क ब्लो किसके कारण होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है और हमेशा ये मेटल प्लेट के एंट्री या एग्जिट इंड पॉइंट पे आर्क ब्लो जैसी घटना होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आर्क ब्लो फेनोमेनन विल बी मोर इंटेंसिफाइड व्हाइल वेल्डिंग विथ डीसी करंट विथ ए बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, तो बेयर इलेक्ट्रोड जो है से एक सिंपल टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर नो कोटिंग, किसी भी तरह का फ्लक्स का जो है कोटिंग नहीं होता है। मतलब हम लोग कहें तो सिंपल सा एक एल्युमिनियम का रड हो गया या कॉपर का रड हो गया, है ना, जिसके ऊपर कुछ भी कोटिंग किया हुआ नहीं है ना, ये पूरा का पूरा प्योर मटेरियल ही है, इसमें कोई फ्लक्स का कोटिंग नहीं है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को ही हम लोग कहते हैं क्या, बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जिसमें जो है तो अब जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है कि इसके ऊपर जो है फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ, लेप चढ़ाया हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड। ये हो गया कोटेड इलेक्ट्रोड। अगर नहीं है फ्लक्स का कोटिंग, सिंपल सा ये प्योर मेटल का रॉड है, तो ये कहलाएगा बेयर इलेक्ट्रोड। तो आर्क ब्लो जो जैसी घटना होती है वो सब ज्यादा होता है किस में, जब हम लोग वेल्डिंग डीसी सोर्स से कर रहे हैं, डीसी करंट का यूज कर रहे हैं। मतलब हो गया कि डीसी करंट हम लोग जनरेटर से उत्पन्न करते हैं, है ना, और एसी तो हम लोग का घर में बिजली आता है, वही एसी करंट हो गया। तो डीसी करंट अगर इलेक्ट्रोड भी बेयर इलेक्ट्रोड हो तो फिर ये आर्क ब्लो जैसी घटना जो है ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि टू अवॉइड दिस फेनोमेनन मेटल प्लेट आर केप्ट एट एंट्री एंड एग्जिट, जिसको हम लोग टैब इन और टैब आउट कहते हैं। इस बचने के लिए दो मेटल प्लेट लेते हैं, एक मेटल प्लेट को एंट्री पॉइंट पे रखते हैं, इसको कहते हैं टैब इन, और दूसरा प्लेट को हम लोग एग्जिट पे रखते हैं, इसको कहते हैं टैब आउट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और इसमें है क्या कि इस कारण से अगर हम लोग टैब इन टैब आउट करते हैं तो ये प्लेट जो है मिनिमाइज करता है इंड डिफेक्ट को, आर्क ब्लो के इफेक्ट को कम करता है। उसके बाद कह रहा है आर्क ब्लो फेनोमेनन आल्सो अपीयर व्हेन लार्ज पीस ऑफ आयरन इज प्रेजेंट एट द वेल्डिंग साइड। अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा जो है तो आयरन का कोई टुकड़ा जो है तो यहाँ पर बगल में रखा हुआ है, ऐसे ही मतलब नॉर्मली ये रखा हुआ है, हम उसको लाए नहीं है, हमारे साइड में पहले से ही ये क्या है, रखा हुआ है, और इसके नजदीक में हम मतलब अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिर जो है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है तो आर्क ब्लो जैसी घटना हो जाएगी, है ना। तो ये भी चीज मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि जो वेल्डिंग साइट है वहां पर जो है मतलब कोई बड़ा पीस ऑफ आयरन जो है वहां मौजूद ना हो।
तो ये हो गया हमारा आर्क ब्लो। ये क्या है, एक तरह का वेल्डिंग डिफेक्ट है। अब दूसरा है टर्म इसमें, वो है ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल क्या है, तो ड्यूटी साइकिल हम कहते हैं कि इट इज द टाइम स्पैन इन सक्सेसिव 10 मिनट इंटरवल ड्यूरिंग विच करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। अगर इसमें ये अगर लगातार करंट देता रहे और हमारा जो कोई इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रोड है, और इसमें अगर ये लगातार अगर हीट आता रहे एंड करंट आता रहे, लगातार हीट जनरेट होता रहे, तो ये पूरा ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाएगा, सारा वायर जो है वो गर्म हो जाएगा। इसमें जो टॉर्च लगाए हुए हैं और भी जो मशीन लगाए हुए, सब का सब क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मतलब लगातार 1 घंटा तक मान लीजिए कि हम करंट को उसमें कट किए ही नहीं है, तो इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर 5000 6000 डिग्री सेल्सियस तक लगभग जो है यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है। अब इतनी ज्यादा टेम्परेचर अगर कंटिन्यूअसली अगर रहे, तो पूरा इलेक्ट्रोड जो उसका टॉर्च है या हमारा जो मशीन है, उसका भी सारा मटेरियल क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा, तो फिर वो सब खराब हो जाएगा। तो ड्यूटी साइकिल जो होता है कि हर 10 मिनट के इंटरवल में, ठीक है, मतलब हर 10 मिनट में हम कितना देर के लिए करंट जो है हम कट करते हैं और कितना देर उस करंट को हम चालू करके यूज करते हैं। ऐसे भी सोचिए कि जो हम लोग 2 प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर और एक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोड में अभी करंट ऑन है, इसमें करंट आ रहा है, लेकिन अभी इसमें स्पार्क जनरेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है करंट तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन स्पार्क जनरेट नहीं हुआ, तो हीट जनरेट नहीं हो रहा। अब इस इलेक्ट्रोड को हम इस प्लेट के नजदीक लाते हैं, तब जाके यहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ देर तक इलेक्ट्रोड को यहाँ रहने देते हैं ताकि ये क्या हो, वेल्ड हो कुछ देर। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हटा लेते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड को यहाँ से हटाएंगे कि फिर जाकर के आर्क का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा, हीट सप्लाई बंद हो जाएगा। फिर इसको ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर इस ज्वाइंट को ऑब्जर्व करता है कि अब कहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएं, है ना, कहाँ पे वेल्ड डिपॉजिट हो रहा है या फिर हो रहा है। तो फिर एक बार ऑब्जर्व किया और फिर जो है सो इलेक्ट्रोड को वापस जो है सो जहाँ पर खाली जगह है वहां पर फिर से ला करके फिर आर्क जनरेट किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये थोड़ा देर के लिए आर्क को यहाँ पर क्या मिला, रेस्ट मिला। कुछ देर जब तक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व किया, देखा, तब तक आर्क को रेस्ट मिला। सारा मशीन जितने इससे जुड़ा हुआ है सबको जो है सो क्या मिला, एक तरह से रेस्ट मिला, है ना। तो यही है ड्यूटी साइकिल कि हर 10 मिनट के इंटरवल में हम कितना मिनट टाइम जो है वो अब एक्चुअल में वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब उतना देर हमारा आर्क जो है सो लगातार जनरेट होके वेल्ड मतलब होता रहा, है ना। तो अगर 10 मिनट में मान लीजिए कि 5 मिनट ऐसा हुआ कि 5 मिनट हमको उसको ऑब्जर्व करने में या फिर हम अपना सारा जितना इक्विपमेंट है उसको सही करने में टाइम लगा दिए, और 5 मिनट ही हमारा क्या हुआ, एक्चुअल वेल्डिंग में हम समय दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। मतलब 10 मिनट में अगर 5 मिनट आर्क जनरेट रहा और वेल्डिंग होता रहा, 5 मिनट उसको देख रेख करने में इधर उधर में समय पास हुआ, तो इसका मतलब ड्यूटी साइकिल उसकी कितनी है, 50% है। तो जनरली 60% जो ड्यूटी साइकिल होता है वो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रेटिंग होता है कि हम लोग जो है लगातार 10 मिनट तक हम आर्क को जनरेट करके वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर हमारा जो वेल्डिंग डिवाइस है वो सब खराब हो जाएगा। इसीलिए जनरली 10 मिनट में हम लोग 6 मिनट तक का मतलब मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। हम लोग ऐसे 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट वो ठीक है, 6 मिनट का ड्यूटी साइकिल जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर कोई 7 मिनट 8 मिनट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो इक्विपमेंट खराब होने का चांस जल्दी रहेगा, क्योंकि उसका उसमें भी तो कोई ना कोई मटेरियल यूज हो रहा है, और उसका अगर लगातार ज्यादा हीट के संपर्क में रहा तो सब मटेरियल पिघलने लगेगा तो मशीनें खराब हो जाएगी। इसीलिए
मतलब 60% ड्यूटी साइकिल स्टैंडर्ड होती है। तो इसका रिलेशन होता है आई स्क्वायर डी बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर आई डी क्या है, ड्यूटी साइकिल है, और आई क्या है, करंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ड्यूटी साइकिल है ये कांस्टेंट बाय आई स्क्वायर, यानी कि ये डी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का। इसका मतलब ये हो गया कि करंट की वैल्यू को अगर हम जितना इंक्रीज करेंगे ड्यूटी साइकिल हमको उतना ही घटना चाहिए, घटेगा, घटता है। ठीक है, अगर हम हाई वैल्यू ऑफ करंट यूज कर रहे हैं तो जहां पर 6 मिनट हम यूज कर रहे हैं ड्यूटी साइकिल, वहां हो सकता है 3 मिनट हमको यूज करना पड़े। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर मशीन को खराबी पहुंच सकता है। तो ये करंट का क्या होता है, इनवर्सली होता है। जितना लो करंट यूज करेंगे उतना ड्यूटी साइकिल हाई होती है ना, और जितना हायर करंट यूज करेंगे उतना ही ड्यूटी साइकिल क्या होगा, लो होगा। तो ये हो गया ड्यूटी साइकिल। इसके बाद है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये जो हमारा टाइप है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये कैसे होता है। तो प्लाज्मा का डेफिनेशन जानते होंगे, प्लाज्मा को एक तरह का फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ऐसे तो 3 ही स्टेट अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन प्लाज्मा को एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो प्लाज्मा है क्या, तो ये एक आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, मतलब हो गया कि कोई भी गैस जो कि आयोनाइज्ड हो, मतलब वहां पर करंट अवेलेबिलिटी के कारण वो आयोनाइज हो गया हो, है ना, वो भी एक क्या है, प्लाज्मा है। जैसे हमारा आसमान में चमकता हुआ बिजली, ठीक है, ये क्या करता है, गैस को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, तो आयोनाइज कर देता है तो ये भी क्या है, एक प्लाज्मा का रूप ले लेता है। तो प्लाज्मा की जो टेम्परेचर होती है वो लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन वेल्डिंग के लिए तो हमको इतना ज्यादा जरूर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया ये, तो लगभग इसको हम बाय करंट की मदद से उसको रिस्ट्रिक्शन करके उसको 20,000 या इससे लोअर वैल्यू ही रखते हैं। ये भी एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए ये काफी है ना। तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज ए पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैस, एक आयोनाइज्ड गैस का पूल है। यहाँ पर हम फिगर के द्वारा हम देखते हैं, ये उसका प्लाज्मा का आर्क वेल्डिंग का सेटअप है, जिसमें यूज किया जाता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो होती है यहाँ पर प्लाज्मा गैस, जो एक गैस होता है, नाइट्रोजन हो गया या कोई इनर्ट गैस हो गया, तो वो यहाँ पर इसके थ्रू सप्लाई होता है। इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ, वाटर कूलिंग डक्ट लगा हुआ है इस मशीन का। जो प्लाज्मा टॉर्च है, इस टॉर्च के दोनों चारों तरफ जो है क्या लगा हुआ है, वाटर कूलिंग डक्ट लगा हुआ है। क्योंकि इसकी टेम्परेचर जैसे अभी देखें कि 20,000 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। अगर ये इसको तुरंत कूल नहीं किया गया तो ये पूरा डिवाइस को पिघला देगा। इसीलिए लगातार जो है इसमें कूलिंग वाटर का सप्लाई होते रहता है, ताकि जो इंस्टेंटली जो यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है वो तुरंत से तुरंत वहां से रिमूव हो जाए। नहीं तो ये फिर क्या कर देगा, इसी मशीने को खराब कर देगा, टॉर्च को ही पिघला देगा। तो ये काम कैसे करता है, तो जैसे स्वाभाविक है इसकी टेम्परेचर काफी हाई है, 20,000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब इसका हम लोग जनरली इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर क्या हो, पेनेट्रेशन हाई हो। पेनेट्रेशन मतलब काफी डीप हमको वेल्डिंग करना है, तो वहां पर हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो इसमें डीसी पावर सप्लाई दिए, ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई दिए, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोड को निगेटिव से जोड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रोड पर हीट कम हो, और वर्क पीस को पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वर्क पीस में जनरेट हो। यहाँ पर लगा हुआ रहता है ओरिफिस, ये ओरिफिस डायमीटर है, ओरिफिस है। ओरिफिस से होकर के जैसे ये गैप को हमको वेल्डिंग करना है, तो ये क्या होगा कि पहले इसमें प्लाज्मा जो गैस है, जो पहले उसको हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं, और फिर क्या होता है कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पर लाते हैं, और ये जो नजदीक जैसे ही लाते हैं मतलब वर्क पीस पर, तो यहाँ पर आर्क जनरेट करता है। और ये आर्क क्या है,
पूरी तरह जो है आर्क जो है यहाँ पर पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से ये गैस में क्या है, सबमर्ज्ड है। तो इस आर्क में चूंकि करंट है, इस करंट के कारण जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जंपिंग के कारण इसमें जो भरा हुआ गैस है वो आयोनाइज हो जाता है, और इसके आयोनाइज हो जाने से यहाँ पर जो आर्क जनरेट करता है उसकी टेम्परेचर काफी हाई हो जाती है। ऐसे भी जान लीजिए कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोड से आर्क निकल रहा है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में कोई हम लोग ऐसा गैस हम लोग रखे हुए हैं जो कि इस आर्क के कारण जो है वो आयोनाइज हो, अगर हम लोग इसके सराउंडिंग में ऐसा हम लोग गैस डाले हुए हैं जो इस आर्क के कारण यहाँ पर अगर आयोनाइज, ये गैस अगर आयोनाइज हो गया, ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर जो वैल्यू होगा वो काफी ज्यादा मतलब हाई हो जाता है, ये हाई हो जाती है। ठीक है, जब तक ये गैस आयोनाइज नहीं है तो टेम्परेचर लोअर रहेगा, लेकिन अगर ये गैस आयोनाइज हो गया तो ये टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज कर देता है। तो इसी इसी आयोनाइड गैस जो टेम्परेचर को ज्यादा करता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक और मतलब हो गया कि हॉट एंड ब्राइट। ठीक है, हॉट एंड ब्राइट जो मतलब जो भी चीज होती है, जो मतलब आर्क हॉट और ब्राइट जो आर्क जनरेट होगा वही हमारा एक तरह से प्लाज्मा होगा। तो इस प्लाज्मा के यहाँ पर वही चीज है, जो पहले ही गैस को जो है प्लाज्मा गैस जो भी है जो आयोनाइज होने वाला है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इस नाइट्रोजन गैस को हम लोग ऑरिफिस की मदद से यहाँ पर फिल करते हैं और तब आर्क को इस प्लाज्मा गैस के अंदर जनरेट करते हैं। तो जैसे ही आर्क हमारा प्लाज्मा गैस के यहाँ पर अंदर जनरेट होगा तो पूरा का पूरा यहाँ का जो प्लाज्मा गैस है ये पूरी आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के कारण इसकी टेम्परेचर जो होती है काफी राइज कर जाता है, और राइज करने के कारण जो है ये क्या करता है कि इंस्टेंटली राइज करता है, और इतना ज्यादा राइज कर जाता है कि पूरा जो मटेरियल है उसी को पिघला देता है, ये पूरा वर्क पीस को क्या कर देता है, पिघला देता है ना। हम लोग चाहे तो इसमें एज ए की एक फिलर रॉड भी यूज कर सकते हैं इस गैप को भरने के लिए, नहीं तो ये इसी मेटल को पिघला के इसी को से फिल कर देगा, है ना। तो इस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से मतलब वेल्डिंग होता है। फिर जैसे ही हीट जनरेट हुआ, यहाँ पर वाटर कूलिंग लगातार सर्कुलेट होते रहता है ताकि इलेक्ट्रोड जो है लगातार ठंडा होते रहे, नहीं तो इलेक्ट्रोड ही क्या होगा, पिघल जाएगा। तो ये सब चीज इसमें होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल प्लाज्मा टॉर्च से कोई बहुत हार्ड मेटल है तो उसको कटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर कुछ भी GAP कुछ भी लिखना है यहाँ पर, तो अगर बहुत हार्ड मेटल है तो प्लाज्मा टॉर्च लाते हैं और उसको क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं, और उस आर्क से यहाँ पर बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ये पूरा का पूरा मेटल जो है मतलब कट के अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर GAP जो भी लिखना है वो इसके ऊपर लिखा जाएगा, है ना। वो तुरंत मेटल को क्या करता है, पिघला देता है। तो प्लाज्मा आर्क से मेटल का मेल्टिंग होता है, इसमें मेल्टिंग प्रोसेस से होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, पूछेगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो है ये जो कटिंग करता है मेटल का, वो बाय ऑक्सीडेशन से करता है या मेल्टिंग से करता है, तो हम लोग कहेंगे ये मेल्टिंग करता है, मेटल को ही पिघला देता है, ना कि ऑक्सीडेशन नहीं करता है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जिसके आधार पर जो है ये काम करता है। आया समझ में ये?